Hello friends, in this video we will see the construction and working of simple machine which is called as simple axle and wheel. Also in this lecture we will discuss about velocity ratio, mechanical advantage and efficiency for simple axle and wheel. Altogether we discussed effect of friction on simple axle and wheel, and we discussed actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage in case of simple axle and wheel. So now what is simple wheel and axle? A simple wheel and axle unit consists of a wheel A of larger diameter and an axle B of a small diameter, and both are keyed to the same shaft, और दोनों जो है वो सेम शाफ्ट पे कीड होता है. दैट इज एक सिंपल व्हील एंड एक्सिल इकाई में एक बड़ा व्यास का एक पहिया A और एक छोटे व्यास का एक्सिल B होता है, और दोनों एक ही शाफ्ट C से कीड होते हैं. सो द डायमीटर्स ऑफ व्हील एंड एक्सिल आर कैपिटल D and small d respectively. That is, diameter of the wheel is capital D and diameter of axle is small d. And the diameter of the wheel is greater than the diameter of the axle to reduce the frictional resistance. That is, घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए व्हील के डायमीटर को एक्सिल के डायमीटर की तुलना में बड़ा बनाया जाता है. So the entire assembly is mounted on ball bearings so that the wheel and axle can be rotated. That is, पूरी assembly को ball bearing पर लगाया जाता है ताकि wheel और axle को घुमाया जा सके. Also, in other words, we can say that the shaft is mounted on ball bearings in order to reduce the frictional resistance to a minimum. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शाफ्ट को न्यूनतम रूप से घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग पर रखा गया है. मींस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे शाफ्ट को बॉल बेयरिंग पर रखा गया है, सो दैट मेरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो, रिड्यूस हो और वो मिनिमाइज्ड हो. नाउ अ स्ट्रिंग इज वून्ड ऑन द एक्सिल B which carries a load W to be lifted. एक स्ट्रिंग या कह सकते हैं एक धागा एक्सिल B के चारों तरफ लपेटा गया है जो भार W को उठाता है, and a second string is wound round the wheel A in the opposite direction to that of string in axle B, which carries the effort P. That means एक दूसरा स्ट्रिंग व्हील A के चारों तरफ लपेटा गया है जो एक्सिल B में स्ट्रिंग के विपरीत दिशा में है, जो एफर्ट को कैरीज करता है. Now, in other words, we can say that a string is wound on axle B with one end fixed to it. The other end of this rope carries a load W which is to be lifted. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक एक्सिल B के चारों तरफ लपेटा गया है. मीन्स एक जो स्ट्रिंग है वो एक्सिल B के चारों तरफ लपेटा गया है, जिसके एक छोर को फिक्स्ड किया गया है, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं. मैंने एक छोर को यहाँ पे फिक्स किया है और इस रस्सी का दूसरा छोर भार W को कैरीज करता है जिसे ऊपर उठाना है. सो नाउ अ सेकेंड स्ट्रिंग इज वून्ड अराउंड द व्हील A in a direction opposite to that of the rope on axle B, and one end of this rope is also fixed to the wheel
while to the other end effort P is applied. एक दूसरा स्ट्रिंग व्हील ए के चारों तरफ लपेटा हुआ है जो कि एक्सिल बी पर रस्सी के विपरीत दिशा में है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शंस में एक्सिल बी पे जो रस्सी लपेटा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में जो मेरा है व्हील पे जो रस्सी लपेटा हुआ है। दैट मीन्स अगर मेरा एक्सिल पे जो व्हील का जो वुंड करने का जो डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एफर्ट पे जो रस्सी को वुंड करेंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। मतलब दोनों रस्सी का जो वुंड करने का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। और इस रस्सी का एक छोर व्हील पर फिक्स्ड किया हुआ है जबकि दूसरे छोर पर एफर्ट P लगाया गया है। नाउ सिंस द टू स्ट्रिंग्स आर wound in opposite direction, therefore a downward motion of P will lift the load W। चूंकि दो रस्सी मेरा विपरीत दिशा में लपेटा हुआ है इसलिए P का एक नीचे की ओर जो डाउनवर्ड मोशन ऑफ P होगा जो वो लिफ्ट द लोड W, वो भार W को उठाएगा। मीन्स P का जो मोशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, उस केस में W का जो मोशन होगा, लोड का मोशन क्या होगा, अपवर्ड होगा। मीन्स एफर्ट P लगा के हम W लोड को यहाँ पे रेज कर रहे हैं। सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स, द मोस्ट सिंपल मशीन्स which is in use since ages is the simple wheel and axle used for drawing up water from well। that is सबसे सरल मशीन जो बहुत पहले से उपयोग में है, कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंपल व्हील एंड एक्सिल है जिसका उपयोग आज तक गांव के कुओं पर भी किया जाता है। इट इज यूज्ड ऑन द विलेज वेल्स इवन टिल डेट। That is, we can say that simple wheel and axle is used to lift load। That is, हम कह सकते हैं कि भार उठाने के लिए simple wheel and axle का उपयोग किया जाता है। So, इस केस में simple wheel and axle के केस में मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा एंड वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। नाउ मान लिया कि D इज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील। मान लिया कि मेरा D जो है वो एफर्ट व्हील का क्या है, डायमीटर। जैसे मैंने फिगर में यहाँ पर शो किया है, D इज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, स्मॉल d डायमीटर ऑफ द लोड एक्सिल एंड स्मॉल d को मैंने लोड एक्सिल का डायमीटर यहाँ पे शो किया है। W इक्वल टू लोड लिफ्टेड, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, W इक्वल टू लोड लिफ्टेड एंड P इक्वल टू एफर्ट अप्लाइड। P क्या है मेरा, एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, द लोड लिफ्टेड डिवाइडेड एफर्ट अप्लाइड, दैट इज W बटा P, जैसा कि हमने पहले भी इसको डिराइव किया हुआ है। सिंस द व्हील एंड एक्सिल both are key to the same shaft, so when the wheel makes one revolution, the axle will also make one revolution। चूंकि व्हील एंड एक्सिल दोनों को एक ही शाफ्ट में रखा जाता है, मीन्स दोनों को एक ही शाफ्ट पे रखा जाता है, इसलिए जब पहिया एक रिवोल्यूशन करता है तो एक्सिल भी एक रिवोल्यूशन करेगा, बिकॉज दोनों एक ही शाफ्ट पे है इसलिए। नाउ then in one revolution of wheel the effort moves through pi d and load is lifted through distance pi d, जहाँ पे d जो है वो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड स्मॉल d जो है वो डायमीटर ऑफ द लोड एक्सिल है। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय distance moved by the load in one revolution कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। नाउ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी, यानी पाई इंटू कैपिटल डी।
सो यहां से हम क्लियरली वी फाउंड दैट वेलोसिटी रेशियो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। सो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई डी डिवाइडेड पाई डी, मीन्स कैपिटल डी डिवाइडेड स्मॉल डी। दैट मीन्स मेरा जो है किसका रेशियो आ जाएगा? डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील का रेशियो टू द डायमीटर ऑफ द एक्सिल व्हील का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट किया। नाउ यहाँ से हम लोग इफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो। दैट मीन्स वी कैन से दैट मैकेनिकल एडवांटेज कितना था मेरा? W बटा P। वेलोसिटी रेशियो कितना है? D बटा D। सो यहाँ से W बाई P डिवाइडेड D बाई D। अगर हम लोग परसेंटेज इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है? W बाई P डिवाइडेड D बाई D इंटू 100। ये मेरे यहाँ से परसेंटेज इफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ इफ T1 एंड T2 रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग ऑन द व्हील एंड एक्सिल, यहाँ पे मैंने थिकनेस को नेग्लेक्ट करके चला है। माना कि मैंने स्ट्रिंग का थिकनेस यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, मीन्स कि स्ट्रिंग का कोई थिकनेस नहीं है, अगर है भी तो बहुत स्मॉल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं और उसको कंसीडर करके चलते हैं, लेट इफ T1 एंड T2 बी दी थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग ऑन दी व्हील एंड एक्सिल, तो क्या होगा? इस केस में मेरा वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? D प्लस T1 मीन्स थिकनेस होने से क्या हो गया? यहाँ पे डायमीटर जो है वो दोनों व्हील एंड एक्सिल का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू D प्लस T1 डिवाइडेड स्मॉल d प्लस T2। नाउ we are going to start discuss about actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage in case of simple axle and wheel. So केस वाइज हम लोग इसका स्टडी करते हैं। केस 1 में हम लोग स्टडी करते हैं नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, मीन्स अगर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करके चले तो उस केस में क्या होगा? नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन दैट यहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्शन मीन्स हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, एट द कॉन्टैक्ट सरफेस द फोर्स एक्टिंग on the system R. That means अगर हम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम को इस डायग्राम द्वारा शो करें, मैंने यहाँ पे व्हील को दिखाया है, व्हील एंड एक्सिल को सिंपल डायग्राम द्वारा दिखाया है। इस केस में तो क्या हो जाएगा? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मोमेंट सिग्मा मोमेंट अबाउट ओ, दैट इज अगर हम ओ के अबाउट मोमेंट का समेशन करें तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। और इस डायमीटर के लिए मीन्स रेडियस इसका कितना हो जाएगा? D बाई 2। एक्सिल का डायमीटर कितना है मेरा यहाँ पे? स्मॉल d। अगर इसको हाफ कर दे तो मेरा रेडियस डायमीटर कितना हो जाएगा? D बाई 2। सो इस केस के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम O के अबाउट मोमेंट ले तो क्या हो जाएगा? P इंटू D बाई 2 माइनस W इंटू D बाई 2, क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
जैसा कि मैंने मोमेंट के वीडियो में इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है। सो इस तरह से अगर ये मेरा इसका डायरेक्शन अगर फोर्स P के कारण अगर मोमेंट का डायरेक्शन जो आता है वो आता है क्लॉकवाइज, तो फोर्स W के कारण उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स वाई P d/2 माइनस W d/2, दैट इज PD इक्वल टू WD। सो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है, W/P, यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, D/D, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ आइडियल D/D, जो कि वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो। दिस हैज टू बी सो बिकॉज द फ्रिक्शन हैज बीन निग्लेक्टेड। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। ऑब्वियसली देन द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम विल बी 100%। सो इस केस में यहाँ इफिशियंसी कितना आ रहा है, 100% आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता है। नाउ वी स्टडी केस 2। केस 2 को अगर हम स्टडी करते हैं तो मान लिया कि ये मेरा एक्चुअल केस के लिए होगा। देन फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील एंड एक्सिल, वर्क इनपुट कितना हो जाएगा मेरा, वर्क इनपुट मीन्स वर्क डन बाय द एफर्ट द्वारा कितना वर्क डन हुआ, मीन्स P' इंटू पाई इंटू डी, क्योंकि एफर्ट जो अप्लाई हो रहा है वो एक्सिल व्हील D द्वारा हो रहा है। मीन्स कह सकते हैं कि व्हील जिसका डायमीटर D है उसके द्वारा एफर्ट अप्लाई हो रहा है। एंड वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द लोड द्वारा जो वर्क डन किया गया वो क्या हो जाएगा, मेरा वर्क आउटपुट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लोड जो लिफ्ट हो रहा है वो एक्सिल के द्वारा, जिसका कि डायमीटर क्या है, स्मॉल d है। सो यहाँ पे जो मेरा वर्क आउटपुट हो जाएगा W इंटू पाई इंटू डी हो जाएगा। सो अगर यहाँ से हम इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क आउटपुट डिवाइडेड वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, W इंटू पाई इंटू डी, एंड वर्क इनपुट क्या है मेरा, P' इंटू पाई इंटू डी। सो यहाँ से इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, W डिवाइडेड P' इंटू D/D, या कह सकते हैं यहाँ से कि हम लोग P' का अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो क्या आता है, W इंटू D/D इंटू 1/एफिशिएंसी। और हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, W/P, और यहाँ पे मैंने P' को एफर्ट कंसिडर किया है, सो W/P'। सो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जब मेरा फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D डिवाइडेड D इंटू 1/एफिशिएंसी। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल को यहाँ से फाइंड आउट किया। सो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो एक्चुअल है वो D/D इंटू इफिशियंसी, एंड मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा आइडियल आया वो D/D आया, जो कि वेलोसिटी रेशियो के बराबर है। सो इस तरह से सिंपल व्हील एंड एक्सिल के लिए मैंने इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। So in next class, I will discuss numericals based on simple wheel and axle, and different numerical को मैं उसके आगे की वीडियो में भी सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो के पसंद आने पे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।